गांधी के जो मूल्य हैं सत्य और अहिंसा, उसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं गुजरात के अंदर। 2 दिन बाद यहाँ अहमदाबाद में देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं। क्या यही वजह तो नहीं है कि आपको परमिशन नहीं दी जा रही है? बिल्कुल यही लगता है कि हमने अहमदाबाद में भी कोशिश की, गांधीनगर में भी बैठने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी ने तो एक शब्द नहीं बोला, तो हमें उनसे तो कोई समर्थन की उम्मीद ही नहीं। उन 11 बलात्कारियों से कानून और व्यवस्था को खतरा नहीं दिखाई पड़ता, और हम लोग जो पदयात्रा निकाल रहे हैं तुम्हें हमसे खतरा दिखाई पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं आपके साथ शरीफुल्ला। बीते 26 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक बिल्किस बानो के गांव से एक पदयात्रा निकलने वाली थी। उस पदयात्रा की अगुवाई संदीप पांडे, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक मुद्दे लगातार जब से एक्टिव हुए हैं काम करते नज़र आ रहे हैं। इसी सिलसिले में वो एक पदयात्रा निकालने वाले थे। बिल्किस बानो का मामला आप लोगों को पता होगा कि 11 लोगों को छोड़ दिया गया। ये भी कहा गया कि वो संस्कारी ब्राह्मण हैं। इसको लेकर एक पदयात्रा निकलने वाली थी 26 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक, यानी बिल्किस बानो के गांव से अहमदाबाद तक। 4 तारीख को यहाँ पर समापन का ऐलान था। उसके बाद ये मीडिया में हाईलाइट हुआ। फिर पूरी गुजरात की पुलिस संदीप पांडे के साथ साथ जो भी एक्टिविस्ट थे, इस पदयात्रा में शामिल होने वाले थे, उनके पास लग गई और डिटेन करना शुरू कर दिया। 25 तारीख की रात से ही एक थाने से दूसरे थाने तक, दूसरे थाने से तीसरे थाने तक डिटेन करती गई और आखिरी में ये हुआ कि पद यात्रा को कैंसिल करना पड़ा। 2 दिन से अनशन पर हैं। हम इससे बातचीत करेंगे। अभी खबर पता चला है कि यहाँ पर अहमदाबाद में भी पुलिस परमिशन नहीं दे रही है कि अनशन पर कहीं पर बैठ सकें। पूरे मामले की जानकारी हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर 25 तारीख के रात से लेकर अब तक क्या हुआ है और पुलिस या सरकार आखिर क्यों डरी हुई है। सबसे पहले 25 तारीख को जब आपको डिटेन किया गया था, तब से लेकर अब तक पूरा मामला क्या हुआ है? क्या आखिर वजह है कि पुलिस आपको ये पदयात्रा नहीं निकालने दे रही है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो भाई सरकार ही जानती है कि वो इतना क्यों डरी हुई है इस मामले से। और मुझे लगता है कि जब कोई गलत करता है तो उसके मन में चोर होता है। तो जैसा कि आपने बताया कि बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं, जिन्होंने हत्याएं भी की हैं उसके परिवार के सदस्यों की, वो एक गोधरा की एक जिला स्तरीय समिति द्वारा छोड़ दिए गए हैं। और वहाँ पे जैसे एक हमारे मित्र हैं वकील नरेंद्र परमार साहब, वो कहते हैं कि भाई गोधरा की जेल में तो तमाम लोग बंद हैं। कई लोग शायद छोटे मोटे अपराधों में बंद होंगे, चोरी में बंद होंगे, रेल में बिना टिकट यात्रा के जुर्म में बंद होंगे, लेकिन आपने सिर्फ इन 11 बलात्कारियों को ही क्यों छोड़ा? और उसमें भी मज़ेदार बात यह है कि 11 में से सिर्फ एक आदमी ने माफ़ी मांगी थी। मतलब आपने कभी शासन प्रशासन का इतना बड़ा दिल देखा है कि एक आदमी ने माफ़ी मांगी और उन्होंने 11 लोगों को छोड़ दिया? तो ये सबको मालूम है कि ये राजनीतिक कारणों से हुआ है और इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। और बिल्किस बानो, मतलब जिसका आप देखिए सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसकी बेटी मारी गई, जिसके पेट का बच्चा मारा गया, उसकी माँ और बहनों का बलात्कार हुआ, उसके लिए कितने अपमान की बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कि उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए और उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जो आज तक उसको नहीं मिली, आप उसका अपमान कर रहे हैं। उसके साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया उसको छोड़कर, और उसके बाद भी उसको जायज़ ठहराया जा रहा है ये कहते हुए कि उसमें कुछ संस्कारी ब्राह्मण है। मतलब ये तो बहुत शर्म की बात है कि गुजरात में जहाँ से गांधी जी आते हैं, और अगर पूरे दुनिया में अगर हिंदुस्तान का नाम किसी एक व्यक्ति के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ता है तो वो महात्मा गांधी। न तो राम के नाम से, न विवेकानंद के नाम से, न किसी और के नाम से भारत के नाम को जोड़ के देखा जाता है इतना ज़्यादा। और उस गांधी के जो मूल्य हैं सत्य और अहिंसा, उसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं गुजरात के अंदर। तो ये पदयात्रा बिल्किस बानो से माफ़ी मांगने के लिए निकाली जा रही थी कि
बिल्किस के साथ जो सरकार कर रही है, जो उसके बलात्कारियों ने किया, इसके लिए हमें शर्म आती है, हम उससे माफ़ी मांगते हैं। और बिल्किस बानो से माफ़ी मांगने पे सरकार क्यों अपने आप को खतरा महसूस करती है, ये हमें समझ में नहीं आता। पुलिस वालों ने जब आपको डिटेन किया तो वजह क्या बताई कि आप इस पद यात्रा को नहीं निकाल सकते? वजह तो हमें ये बताई गई कि आपकी पद यात्रा से कानून और व्यवस्था की स्थिति को खतरा है। और हमें ये समझ में नहीं आता। सबसे पहला सवाल मैंने उस पुलिस इंस्पेक्टर से यही किया था जब वो हमें डिटेन करने आया कि तुम्हें उन 11 बलात्कारियों से कानून और व्यवस्था को खतरा नहीं दिखाई पड़ता, और हम लोग जो पदयात्रा निकाल रहे हैं तुम्हें हमसे खतरा दिखाई पड़ता है। तो पुलिस तो खैर ऊपर के आदेशों का पालन करती है। कभी वो बताती है कि हमसे ही कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा है, और हमें फिर अगले थाने में ये बताया गया कि आपकी सुरक्षा के लिए हम आपको हिरासत में ले रहे हैं, नहीं तो वो आपको खतरा है। हाँ, मतलब दक्षिणपंथी जो लोग हैं वो आकर आपके ऊपर हमला कर देंगे, इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए हमको थाने में रखा गया है। तो हमारे एक साथी ने कहा कि आपको हमारी सुरक्षा की इतनी ही चिंता है तो आप अपनी सुरक्षा में हमारी पदयात्रा निकलवा दीजिए। वो भी हो सकता था। हम लोगों ने यात्रा की जानकारी हर एक ज़िले के पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और अहमदाबाद पुलिस आयुक्त को दी हुई थी, और हमने रंधीकपुर थाने से अनुमति भी मांगी गई थी जब हमसे कहा गया कि एक अनुमति का पत्र दे दीजिए। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने हमारी यात्रा नहीं निकलने दी। जो करीब 200 किलोमीटर की यात्रा थी वो मात्र हम 1.5-2 किलोमीटर चल पाए, और वो 9 दिन की यात्रा को 2 दिन में वाहनों से एक थाने से दूसरे उन्होंने हमें करते हुए अहमदाबाद पहुंचा दिया। क्या इस पदयात्रा में बिल्किस बानो के घर वाले भी थे, कोई उनका फैमिली मेम्बर भी था जो आप लोगों के साथ चलने वाला था? नहीं, उनके गांव के लोग सब सहयोग कर रहे थे, और मैं पदयात्रा के पहले बिल्किस बानो से मिला था। तो वो उनके बारे में ये तय किया गया है कि अभी उन्हें सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं आना चाहिए बाहर। उनके ऊपर खतरा भी है, और दूसरा ये कि जो हुआ है ये बड़े शर्म की बात है। तो समाज को ये तय करना चाहिए कि ये जो हुआ है सही है या गलत है। ये सिर्फ बिल्किस बानो का मामला नहीं है, ये महिला की अस्मिता और सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। आज बिल्किस बानो के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, और किसी भी नागरिक के साथ इस तरह की घटना हो सकती है कि जिसके साथ अपराध हो उसको न्याय न मिले और उसको अपमान झेलना पड़े। यहाँ अहमदाबाद के गांधीनगर में पता चला है कि आप अनशन पर बैठने वाले थे, कुछ देर आप बैठे भी, उसके बाद आपको वहाँ से उठा दिया गया। यहाँ की पुलिस ने क्या वजह बताई है? नहीं, अनशन तो मैंने उसी समय शुरू कर दिया था जब हमें कांगनपुर थाने ले जाया गया था, पंचमहल ज़िले में, जो गोधरा का ज़िला है, जहाँ का मुख्यालय गोधरा है। लेकिन फिर उस दिन जब हमें चलने दिया गया पंचमहल की सीमा से खेड़ा में, तो हमने अनशन ख़त्म किया था। लेकिन फिर खेड़ा में हमको हिरासत में लिया गया, तो मैंने अगले दिन शुरू किया था। आज अनशन का दूसरा दिन है, अनशन जारी है। क्योंकि अनशन हम कोई सरकार का विरोध करने के लिए नहीं कर रहे हैं, सरकार से हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी कोई अपेक्षा ही नहीं है सरकार से। हम तो अनशन कर रहे हैं बिल्किस बानो से माफ़ी मांगने के लिए, और इसका नाम मैंने दिया है प्रायश्चित अनशन। अगर जिन्होंने अपराध नहीं किया है, उनको कोई अपराध बोध नहीं है, उनकी फूल मालाओं से और लड्डू खिला के उनका स्वागत किया जाता है, अगर समाज इस हद तक गिर गया है तो फिर किसी को तो प्रायश्चित करना पड़ेगा ना। तो ये प्रायश्चित अनशन इसका नाम दिया गया है। और कई लोग रिले अनशन कर रहे हैं, यानी कि वो लगातार वाला अनशन नहीं कर रहे हैं, वो एक एक दिन का अनशन कर रहे हैं। इसकी पहल न्यूयॉर्क की एक संस्था हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने ली है, और हम लोगों ने आह्वान किया है कि हिंदू मुस्लिम एकता समिति जो है सोशलिस्ट पार्टी की, जिसने इस पूरी पदयात्रा की पहल ली थी, उसने आह्वान किया है कि 2 अक्टूबर को गांधी के गुजरात में गांधी के मूल्यों को तार तार करने के विरोध में और उन मूल्यों को फिर से स्थापित करने के लिए समाज में लोग एक दिन का अनशन कम से कम करें, जहाँ पे भी हैं वहाँ से करें।
कई जगहों पे लोग इकट्ठा होंगे भौतिक रूप से और वहाँ प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे और कई लोग अपने अपने घरों से करेंगे। 2 अक्टूबर को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग इस अनशन में शामिल होंगे। 2 दिन बाद यहाँ अहमदाबाद में देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं। क्या यही वजह तो नहीं है कि आपको परमिशन नहीं दी जा रही है कहीं अनशन पर बैठने के लिए, कोई एक जगह आपको नहीं बैठने दिया जा रहा है, ये वजह हो सकती है? हाँ बिल्कुल, यही लगता है कि हमने अहमदाबाद में भी कोशिश की, गांधीनगर में भी बैठने की कोशिश की, लेकिन गांधीनगर में नहीं बैठने दिया गया और अहमदाबाद में हमें अनुमति ही नहीं मिली। तो अभी तो फ़िलहाल अनशन जारी है और किसी सार्वजनिक जगह पे मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना अनशन पूरा करूँगा क्योंकि मैं ये अनशन बिल्किस बानो के लिए कर रहा हूँ, मैं सरकार के लिए या किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ। कितने दिनों तक ये चलेगा आपका अनशन? ये हमारा अनशन जब तक पदयात्रा चलने वाली थी यानी 4 अक्टूबर तब तक चलेगा। जी। तो अभी जिस तरीके से ये आपको यहाँ पर बैठने नहीं दिया जा रहा है, अब आगे का प्लान क्या है? यानी 4 तारीख आप जो बता रहे हैं कि 4 तारीख तक आप अनशन में रहेंगे, तो अभी प्लान क्या है? क्योंकि आप एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक पुलिस आपको पहुँचा रही है, कहीं पर बैठने नहीं दिया जा रहा है, अब आपकी प्लानिंग क्या है आगे की? नहीं, अभी तो फ़िलहाल ये अनशन का ही कार्यक्रम लिया गया है और आगे कोशिश की जा रही है कि अनुमति लेके ज़रूरत पड़े तो कोर्ट के हस्तक्षेप से अनुमति लेके और फिर इस पदयात्रा को किसी न किसी दिन ज़रूर निकाला जाएगा। राजनीतिक पार्टियां क्या आपका सपोर्ट कर रही हैं इसके पीछे? नहीं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी ने बिल्कुल खुल के एक प्रेस वार्ता की थी इस पदयात्रा के समर्थन में और अपनी पार्टी के समर्थन का भी ऐलान किया था और उनके लोग रास्ते में हमारा स्वागत भी करने वाले थे, लेकिन खैर वहाँ तक तो पदयात्रा पहुँची ही नहीं। खुल के तो मैं नहीं कहूँगा कि वो पार्टी भी समर्थन कर रही है। आम आदमी पार्टी से हमें बहुत उम्मीदें रहती हैं, लेकिन उसने तो कांग्रेस ने तो फिर भी जब ये घटना हुई थी अपराधियों को छोड़े जाने की तो उसने विरोध किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो एक शब्द नहीं बोला है, तो हमें उनसे तो कोई समर्थन की उम्मीद ही नहीं है। कांग्रेस के जो साथी कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं जितना कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत निराश किया है बिल्किस बानो के मुद्दे पे। क्या लगता है जिस तरीके से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा गया है 11 लोगों को, ये अभी 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, इसके मद्देनज़र छोड़ा गया है या और कोई वजह हो सकती है इस वक्त छोड़ना? नहीं, और क्या वजह हो सकती है? हमें तो लगता है कि जो दबाव बन रहा है सरकार को इनको वापस जेल में डालना ही पड़ेगा। वो शायद कोर्ट के फैसले से होगा, लेकिन वो चुनाव तक नहीं होगा। इसका चुनावी लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है और ये हमने इस यात्रा को निकाला है इसलिए कि लोग इस बात पे सोचें कि क्या सिर्फ चुनावी परिणाम के लिए हम अपने नैतिक मूल्यों को भी अलविदा कह देंगे? क्या हमारे अंदर कोई नैतिकता नहीं बचेगी कि हम सही और गलत के बीच में फ़र्क कर सकें, गलत का साथ दें और सही का न दें? अगर इस हालत में समाज पहुंच जाएगा तो ये समाज कितना मानवीय रह जाएगा, ये सोचने की बात है। आखिरी सवाल, चूँकि आपके ऊपर भी आरोप लगता है और तमाम कमेंट सेक्शन में बातें होती हैं कि आप अगर बात करें संदीप पांडे, आप एक हिंदू हैं, मुसलमान बेटी के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, आपको बहुत सारी गालियां मिलती हैं, आपको भी इस तरह से तमाम बातें सुनने को पड़ती हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि जो ये सवाल करते हैं कि आप हिंदू के लिए और मुसलमान बेटी के लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए, मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, ना तो धर्म मानता हूँ ना कोई जाति मानता हूँ, और हम लोग तो जिसके साथ अन्याय होता है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो जो लोग इसको सिर्फ एक ख़ास चश्मे से देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि उस नज़रिए से न देखें। जिसके साथ भी अन्याय होता है हम लोग उसके लिए लड़ते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक हिंदू साधु की जान गई है अनशन करते हुए गंगा के लिए, और जब प्रोफेसर GD अग्रवाल या स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद, जो साधु बनने के बाद उनका नाम हो गया था,
और उसके बाद जो साधु बैठा था ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद, उसके लिए हमने दिल्ली से हरिद्वार तक की पदयात्रा निकाली जब वो अनशन पे बैठा था हरिद्वार में मातृ सदन में। तो ऐसा नहीं है, जहाँ भी न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, जहाँ भी अन्याय हो रहा है, हम पीड़ित के साथ खड़े रहते हैं।